हेलो, गुड आफ्टरनून। आइए देखते हैं कविता मेघाए से दूसरा अंश। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ है जहाँ नदी का मानवीकरण किया गया है दुल्हन के रूप में। आगे हम लोग देखते हैं मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि ने यहाँ पीपल को बूढ़ा कहा है, अर्थात पीपल के वृक्ष का मानवीकरण घर के सबसे बूढ़े या बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में किया है। हमारी संस्कृति क्या है कि जब हमारे घर कोई अतिथि आते हैं तो जो घर के सबसे बुजुर्ग होते हैं वो आगे बढ़कर उनका सत्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। जुहार शब्द का मतलब है अभिवादन करना, ठीक है। तो कवि का मानना है कि आमतौर पे देखा जाता है कि जो पीपल गांव के बाहर होता है ना, पीपल का वृक्ष लगाया जाता है जो सबसे पुराना है, तो हाँ उस पुराने पीपल के वृक्ष का उन्होंने मानवीकरण किया है बूढ़े व्यक्ति के रूप में। तो कहना चाह रहे हैं कि जैसे बादल रूपी पाहुन जब आसमान में आते हैं तो मानो बूढ़ा पीपल बुजुर्ग के रूप में उनका अभिवादन कर रहा है, क्योंकि हवा के स्पर्श से पीपल के पेड़ के पत्ते सबसे पहले हिलते हैं। ऐसा लगता है कि वो उनका अभिवादन कर रहा है। बरस बाद सुधि लीनी बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की। लता का मानवीकरण भी घर की गृहिणी के रूप में हुआ है। जब हवा बहने लगती है तो दरवाजे के किनारे जो लता वगैरह चढ़ाई जाती है, जैसे आप लौकी कोहड़ा सब्जियों की लता चढ़ाते होंगे छत के ऊपर, या फिर फूलों की बेल चढ़ाई जाती है, तो वो हवा के झोंके से हिलते डुलते हैं। कभी दरवाजे के बाहर दिखाई देते हैं, कभी दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वह लजाते हुए दरवाजे के पीछे छिप जा रही है, फिर बाहर निकलकर वह अतिथि के सामने आती है और उनसे कहती है कि आपने तो बरसों बाद हमारी सुधि ली। बरस यानी बरसों बाद, एक बरस बाद बादल का आगमन हुआ है। सुधि लेना स्मरण करना। तो जैसे घर में पाहुन आते हैं तो घर की गृहिणी थोड़ी लजाती है, संकोच करती है, फिर दरवाजे की ओर से कहती है कि आपने तो एक बरस लगा दिया आते आते, बरसों बाद हमें याद किया। उसी प्रकार लता भी बादल रूपी पाहुन के आने पर मानो दरवाजे की ओर से उनसे शिकायत कर रही है, उलाहना दे रही है कि आपने बरसों बाद हमें याद किया है। अब यहाँ देखिए, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। हवा के झोंके से जो तालाब का जल है वह भी लहराने लगता है, हिलोरे मारने लगता है। ऐसा लगता है कि परात में जल भरकर वह पाहुन रूपी अतिथि का चरण पखारने के लिए प्रस्तुत हुआ है। तो यहाँ हम अपनी भारतीय संस्कृति को भी समझ पा रहे होंगे कि हमारी संस्कृति है कि जब अतिथि आते हैं तो थाल में जल लेकर उनके चरण धोए जाते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के असरु ढर के, मेघ आए बन ठन के संवर के। अब यहाँ देखिए बताया जा रहा है दामिनी के बारे में। दामिनी का अर्थ क्या है? आसमान में चमकने वाली बिजली। तो उसका मानवीकरण किस रूप में हुआ है? कविता की नायिका के रूप में हुआ है, और बादल की प्रियतमा उसकी प्रिय पत्नी के रूप में भी हुआ है। जब हवा बहने लगता है, धूल आंधी चलने लगते हैं, तो थोड़ी देर में क्या होता है? आसमान में बिजली चमकती है। क्षितिज यानी जहाँ पर धरती और आसमान मिलते से प्रतीत होते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो दामिनी है, इसका मानवीकरण मैंने बताया अभी कि किसके रूप में हुआ है? कविता की नायिका। कविता का नायक कौन है? बादल। तो कविता की नायिका और उसकी पत्नी के रूप में हो रहा है, उसकी प्रियतमा के रूप में हो रहा है। तो वो मानो जब बादल एक वर्षों तक नहीं आया तो ऐसे लगता है गुस्से से दमकती हुई क्षितिज रूपी अटारी पर आदम की है।
लेकिन जब बादल को देखती है तो उसके मन का यह भ्रम दूर हो जाता है, जो एक भ्रम हो गया था तो बादल आएंगे नहीं। फिर वो उनसे क्षमा प्रार्थनी हो जाती है उनके सामने, यानी क्षमा मांगती है। और फिर देखते देखते दोनों मानो एक दूसरे से गले लग जाते हैं और प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, यानी वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पर सब कुछ चित्रित किया गया है। एक और भारत की संस्कृति को भी दर्शाया गया है, वहीं बादल के आगमन के पश्चात प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है वो भी दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे पूरी कविता में अगर देखें तो क्या होता है, सबसे गर्मी के पश्चात जब बादल आता है, आने से पहले ठीक ठंडी शीतल हवा बहने लगती हैं, उसे पाने के लिए खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं। उसके बाद पेड़ की डाली हिलने लगती है, धूल भरी आंधी चल उठती है, नदी में भी हिलोरे आने लगते हैं, पीपल का वृक्ष सबसे पहले हिलता है, लता हिलने लगती है उसकी स्पर्श से, हवा के झोंके से, ताल में जल लहराने लगता है, और उसके बाद देखिए बिजली चमकने लगती है और देखते ही देखते बरसात आरंभ हो जाती है। तो ये है बरसात के चित्र का विवरण जो इस कविता में है, लेकिन साथ ही यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। दूसरी ओर मानवीकरण के माध्यम से यह चित्रित किया गया है कि जब पाहुन आते हैं तो गांव का वातावरण कैसे होता है, लोगों में उत्सुकता होती है, उनके स्वागत में सभी तत्पर हो जाते हैं, उनके सत्कार में तत्पर हो जाते हैं। तो ये भी और हमारी संस्कृति है कि अतिथि यानी जो पाहुन हैं उनका सत्कार किया जाए, अभिवादन किया जाए है। बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण हुआ है कि जो सबसे बुजुर्ग होते हैं वो आगे बढ़कर उनका सत्कार करते हैं, व्यक्ति व्यक्ति लालायित होता है उनके सत्कार के लिए, उनकी हालचाल पूछने के लिए। दूसरी ओर अगर ऋतु की बात करें, जहाँ वर्षा ऋतु के बारे में, तो अगर देखते हैं हम लोग इस कविता में कि प्रकृति का हर अंग जो है वो तृषित है, प्यास से आकुल है। ठीक है, पेड़ पौधे नदी तालाब सब में एक तृष्णा है, तो धूल उड़ते रहते हैं, सभी को आस है कि कब बादल आएगा और जल बरसाएगा। तो कवि ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है और हम लोग कह सकते हैं कि बादल का भारतीय जीवन में बड़ा महत्व है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बादल के जल बरसाने से ही खेती का काम आगे बढ़ता है, बहुत बड़ी संख्या में जनजीवन इस पर आश्रित है, इसलिए इसके महत्व को हमारे साहित्यकारों ने, लेखक कवियों ने विविध रूप से दर्शाया है। तो मैं इसके साथ ही इसका अगला हिस्सा भेज चुकी हूँ मैं, और दोनों साथ एक बार भेजूँगी वीडियो, आप इसको ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद इसके भावार्थ और प्रश्न उत्तर। थैंक यू।